मम्मी जी, आप रसोई में कढ़ाई में क्या ढूंढ रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है, आपको यहाँ रसोई में आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी चाहिए होगा आपको आपके कमरे तक बाई राधा पहुँचा देगी। बहू सोनिका ने पीछे से सास ममता जी को रसोई में देखकर पूछा, बहू, तुम्हारे पापा जी की दवाई लेने का समय हो गया है, इसीलिए मैं रसोई में चाय नाश्ता लेने आई थी, मगर कढ़ाई में तो पोहे एकदम ज़रा से बचे हैं। अभी तो मेरा और तुम्हारे पापा जी का नाश्ता करना बाकी है। ममता जी ने कहा। सोनिका अपनी बाई गंगा से बोली, गंगा, ये पोहे तुम्हारे हैं, तुम खा लेना। और मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज महीने की पहली तारीख है। आज से बड़ी भाभी आपको चाय नाश्ता खाना सब देंगी। आज से बड़ी भाभी आपको रखेंगी। मेरा आप लोगों को रखने का समय ख़त्म हो चुका है। कल ममता जी बोली, सोनिका बहू, बड़ी बहू कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है, तो वे अभी थोड़े दिन हमें नहीं रख पाएगी। खुद बड़ा बेटा राकेश जैसे तैसे घर का और ऑफिस का काम मैनेज कर रहा है। सोनिका तमतमाकर गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपके दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने मिलकर ये कायदा बनाया था कि एक एक महीना आप दोनों को हम लोग अपने साथ रखेंगे। और सुधा भाभी कल तो भली चंगी बाजार में घूम रही थीं और आज आप लोगों को रखने के नाम पर बीमार पड़कर बैठ गईं। मैं भी खुद अच्छे से जानती हूँ कि वे नाटक कर रही हैं ताकि उनको आप लोगों को रखना ना पड़े। मम्मी जी बोली, बहू, अब उसने तो हमें थोड़े दिन उसके यहाँ आने से मना कर दिया है, इसीलिए तू ही चाय नाश्ता और खाना दे दे। सोनिका फिर से आग बबूला होकर बोली, मम्मी जी, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो भाभी भी कभी मेरे भाग का एक दिन भी नहीं निकाल कर देती हैं, तो मैं आप लोगों को उनके भाग के दिन क्यों निकलवाऊँ। मैं तो इतना जानती हूँ कि कल आप लोगों को रखने की मेरी महीने की तारीख ख़त्म हो गई है और आज से उनकी बारी है। आगे अब आप लोग अपना देख लीजिए। ममता जी सोनिका से विनती करते हुए बोली, सोनिका बहू, यदि तू भी सुधा की तरह मना कर देगी तो हम बूढ़ों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? अब तेरे यहाँ हैं तो तू ही उतने दिन खाना खिला दे जितने दिन सुधा बहू हमें वापस नहीं बुला लेती। जैसे ही वे हमें बुलाएगी हम चले जाएंगे और मैं उससे कहूँगी कि अगले महीने वे हमें तेरे भाग के दिन निकलवा दे बस। यही सुनते ही वापस सोनिका का गुस्से भी सातवें आसमान पर पहुंच गया और वे बोली, मम्मी जी, कायदे तो सभी के लिए समान होते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद है ना, पिछली बार वे अपने मायके चली गई थीं, तब भी 15 दिन मैंने आपको रखा था, मगर जैसे ही महीना ख़त्म हुआ उन्होंने आप लोगों को तुरंत वापस भेज दिया। क्यों उनकी बारी के वे 15 दिन जो मैंने आपको रख के
निकलवाए थे उन्होंने बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया, मगर इस बार मैंने भी ठान लिया है कि मैं पिछली बार की तरह बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। बड़ी भाभी की आपको रखने की जब भी बारी आती है, वे कहीं न कहीं घूमने चली जाती हैं या फिर बीमार हो जाती हैं, ताकि आप दोनों का बोझ वापस मुझ पर आ जाए और वे अपना पल्ला झाड़ सकें। मगर मैं भी इस बार उनके इस परपंच में फंसने वाली नहीं हूँ। कह देती हूँ। ममता जी की आँखों में आंसुओं की धारा बह निकली और वे वहाँ से लाचार होकर अपने कमरे में आ गईं। इतना लाचार उन्होंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था जितना वे आज महसूस कर रही थीं। बहुओं के राज में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थीं। आज ममता जी अपने कमरे में आई तो पति सुधाकर जी बोले, क्या हुआ ममता? अब तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाई? मेरी दवाई का समय हो गया है और आजकल तो भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। समय पर चाय नाश्ता ना मिले तो बाद में भूख मर जाती है और फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारी। ममता जी ने पति सुधाकर जी को सारी बात बताई तो वे बोले, ममता, मुझे उन दिनों की याद आ गई जब हमारे घर दोनों बेटों का जन्म हुआ था। सब लोग बहुत किस्मत वाला कहते थे मुझे। कहते थे तेरी आगे की ज़िंदगी तो राजाओं जैसी होगी। तेरे तो दो दो बेटे हैं, भला तुझे क्या कमी है? और अब देखो तो ज़रा, दो बेटे दो बहुएं होने के बावजूद भिखारियों जैसी हालत हो गई है हमारी। दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने हम लोगों से बिना पूछे हमारे खाने पीने और रहने का बंटवारा कर दिया। एक बार भी हमसे ना पूछा कि हम आखिर क्या चाहते हैं। बूढ़े हो गए तो मतलब क्या हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं? हमसे बिना पूछे हमारे रहने और खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने अपने हिसाब से कर ली है। अरे, ऐसे नालायक बेटे बहू घर में ही हो तो किसी को दुश्मन की क्या ज़रूरत। सुधाकर जी और ममता जी ने बहुत मेहनत करके दोनों बेटों को पाला पोसा था। अपनी जवानी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे और भी बहुत सारे खर्चों में बिता दी थी। सुधाकर जी की अपनी खुद की एक दुकान थी जहाँ वे बहुत मेहनत करते थे। उनके खुद के माता पिता और अपने बच्चों की देख रेख करने में उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा उम्र बिता दी थी। सुधाकर जी ने बहुत मेहनत से एक बड़ा मकान बनाया था। दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने और खिलाने में कभी कोई कमी नहीं की थी। सबसे पहले बड़े बेटे राकेश की शादी की, जिसकी पत्नी सुधा घर की बड़ी बहू बनकर आई और फिर बाद में बेटे अरुण की भी शादी हो गई। ममता जी ने हर कदम सुधाकर जी का साथ दिया था। सुधाकर जी जब भी बाहर दुकान का सामान लेने जाते तब ममता जी दुकान पर आकर बैठती। कभी कभी सुधाकर जी को दुकान का सामान लाने में पूरा दिन लग जाता। तब ममता जी घर का खाना अपने सास ससुर का सारा काम करके और
बच्चों का भी सारा काम करके दुकान पर आती और पूरे दिन दुकान संभालती। फिर वापस रात को जाकर सभी का खाना बनाती। इस तरह ममता जी ने सुधाकर जी को हमेशा पूरा सहयोग दिया था। मगर अब उम्र दराज होने के कारण वे बीमार रहने लगी थीं। कभी कभी चक्कर खाकर अचानक गिर जाती, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। सुधाकर जी को भी थायराइड और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों ने घेर लिया था, इसीलिए वे भी अब ज़्यादातर आराम ही करते। सुधाकर जी ने अब अपनी दुकान किराए पर चढ़ा दी थी। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे और अब सुधाकर जी से भी ज़्यादा काम नहीं होता था। बैठे बैठे दुकान का किराया आ जाता था। दोनों बहुओं में कभी घर के कामों को लेकर तो कभी अपने बच्चों को लेकर आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी, जिस वजह से दोनों ने उसी बड़े से मकान में अपनी रसोइयाँ अलग अलग कर दी और मकान में अलग अलग दीवारें उठवा दी। सुधाकर जी ने बड़े अरमानों से जो बड़ा सा मकान बनवाया था, अब वे 2 टुकड़ों में बँट चुका था और वे 2 अलग अलग घरों में परिवर्तित हो चुका था। ये देखकर सुधाकर जी और ममता जी के दिलों पर तो मानो छुरियां ही चल चुकी थी। सबसे आगे के हिस्से में बड़ा बेटा बहू रहते थे। बीच में दीवार थी और दोनों घरों में प्रवेश करने के रास्ते भी अलग अलग बन चुके थे। और फिर दोनों बेटे बहुओं ने सुधाकर जी और ममता जी को पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया। दोनों बेटे बहुओं ने ही ये फरमान भी सुना दिया था कि मम्मी पापा जिसके साथ हर महीने रहेंगे, उनकी दुकान का किराया भी हर महीने उन्हीं को देंगे। एक एक महीना दोनों ने माता पिता को रखने की पारी बांध ली और अब तो अलार्म था कि महीने का एक दिन भी ऊपर हो जाए तो बहुएं दूसरे दिन चाय नाश्ता तक देने को तैयार ना थीं। सुधाकर जी और ममता जी जिस बेटे के पास रहते, वहाँ अपने महीने का दुकान का किराया दे देते, जैसे कि अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रहे हों। सुधाकर जी आज बहुत उदास हो चुके थे और बोले, हर महीने दुकान से जो किराया आता है वे देकर भी खाने पीने को तरसा दिया है। इन बेटों बहुओं ने हर महीने मेरा दुकान का किराया देने का क्या फ़ायदा, जब भिखारियों की तरह इन लोगों से खाना मांगना पड़े। ममता जी बोली, जब तक जिस बेटे बहू की पारी है वे हमारा उतने दिन ही भार उठाएगा, उसके बाद अगले दिन से वे हमें खाने को भी तरसा देगा। किसी ने सच ही कहा है, माता पिता एक ही घर में रहकर 2 बेटों को पाल लेते हैं, मगर 2 बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी एक माता पिता को नहीं पाल सकते। इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी है अब। कहते हुए ममता जी फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी बहू हमें खाना नहीं खिलाना पड़े सोचकर कभी मायके चली जाती है तो कभी बीमार पड़ने का नाटक करती है और छोटी बहू भी महीना ख़त्म होते ही ऐसे आज़ादी महसूस करती है जैसे हमारा होकर भी कोई अस्तित्व ना हो। सुधाकर जी बोली, ममता तुम सही कह रही हो, हमारा होना या ना होना
जिसके लिए मायने नहीं रखता हो, फिर ऐसे बेटे बहुओं के साथ हमारा ना होना ही बेहतर होगा। ममता जी बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। सुधाकर जी बोले, ममता, मैं समझाता हूँ तुम्हें, कहकर उन्होंने आज सुबह सुबह ही दोनों बेटे बहुओं को फरमान सुना दिया कि अभी की अभी सभी उनके कमरे में पहुँचें। बड़ा बेटा राकेश आकर बोला, पापा, सुबह सुबह क्या काम आ गया आपको? आप तो जानते हैं सुधा जी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऑफिस जाने में भी लेट हो रहा है। जो बात थी शाम को कर लेते। सुधाकर जी बोले, हाँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ तेरी पत्नी की तबीयत खराब है, हम लोगों को खाना खिलाना ना पड़ जाए करके हर महीने तेरी पत्नी का कुछ अलग ही बहाना होता है। पिछली बार तो रसोई को भी ताला लगा कर गई थी ताकि हम उसकी रसोई को छू भी ना सकें, और कल रात तक तो सब जगह घूम रही थी, आज सुबह होते ही हमें बुलाना ना पड़े करके बीमार हो गई। राकेश पिताजी की बात सुनकर यहाँ वहाँ ताकने लगा। छोटा बेटा अरुण बोला, पापा, हम लोगों को क्यों बुलाया है? अब भाभी का हर महीने नया नाटक रहता है, इसमें हमारा क्या कसूर है? सुधाकर जी बोले, बेटा, तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सारा मेरा है कि मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों पर इतना पैसा खर्च किया ताकि एक दिन हमें बुढ़ापे में तुम लोग हमारा सहारा बन पाओ। मगर मैं भूल गया था कि अपना बेटा तब तक ही अपना होता है जब तक उसकी शादी ना हो। तुम दोनों ने मेरे द्वारा बनाया इस मकान का हिस्सा तो मुझसे पूछे बिना कर लिया, मगर इस मकान का तीसरा हिस्सा कहाँ है? छोटा बेटा अरुण आश्चर्य से बोला, पापा, तीसरा हिस्सा किसका करना है? सुधाकर जी बोले, हमारा। सुधाकर जी बोले, राकेश, आज ही हमें हमारी रसोई अलग से चाहिए, जहाँ खाना बनाने वाली गंगा हमारा खाना बना दिया करेगी। तुम लोगों को मेरी दुकान का किराया देने का क्या फ़ायदा जब तुम लोग एक दिन भी ऊपर हो जाए तो हमारा भार नहीं उठा सकते। इससे अच्छा तो मेरे उस किराए में हम लोगों को खाना बनाने वाली और हमारा ख्याल रखने वाली मिल जाए, और क्योंकि ये मकान मेरा है तो तुम लोगों को अगर यहाँ रहना है तो तुम लोगों को अपने रहने का मुझे किराया देना पड़ेगा, और किराया भरना जितनी औकात ना हो तुम लोगों की तो तुम लोग ये घर अभी के अभी खाली कर सकते हो। आज महीने की पहली तारीख है तो तुम दोनों आज ही किराया मेरे हाथ में लाकर रख दो, वरना ये घर खाली कर दो। सुधाकर जी का ये फैसला सुनकर बेटे बहुओं के पैरों से ज़मीन सरक गई और सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। सुधाकर जी ने उनकी बाई गंगा को फ़ोन किया और यहाँ आकर अपने लिए चाय नाश्ता खाना बनाने का फरमान सुना दिया। छोटी बहू सोनिका उनके कमरे से बाहर आकर अपने पति अरुण से बोली, ये सब बड़ी भाभी की वजह से हुआ है, ना वे हर महीने नया नाटक करती और ना ये दिन देखने को मिलता। वहाँ बड़ी बहू सुधा को जब सारी खबर मिली तो वे तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर सास ससुर से आकर बोली, मम्मी जी, पापा जी, मैं थोड़े दिन बीमार क्या पड़ी, आपने तो हमें घर से ही बेदखल कर दिया। आपको इतना कठोर फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी? ममता जी बोली, तुम दोनों बेटे और बहुओं की
रंग रंग से हम वाकिफ़ हो चुके हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। दोनों बेटों को अपने ही माँ बाप को किराया देने में बहुत ज़ोर आ रहा था, मगर मन मारकर दोनों ने सुधाकर जी के हाथों में पैसा लाकर रखे। उतने में बाई गंगा भी आ चुकी थी और सुधाकर जी और ममता जी को चाय नाश्ता दे चुकी थी। दोनों बेटे बहुओं ने सुधाकर जी और ममता जी से माफ़ी मांगी, मगर सुधाकर जी और ममता जी ने दोनों को माफ़ नहीं किया और बोले, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे जैसे औलाद भगवान किसी को ना दें। दोनों बेटे बहुओं इतना सा मुँह लेकर रह गए। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना